हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री शाखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। होपफुली आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा, टॉपिक की बात करें तो हम लोगों ने जो शुरुआत की है, जैसे कि मैंने जो प्लान करके दिया था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, उसमें अब ये जीओसी का सेकेंड पार्ट चल रहा है। और जीओसी के सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स और उनके एप्लीकेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में इंडक्टिव इफ़ेक्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो अब बारी है वो मीजोमेरिक इफ़ेक्ट की है। ये थोड़ा सा टफ माना जाता है, वैसे टफ नहीं है कुछ भी, लेकिन थोड़ा इसमें ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये आपको क्लियर हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि हम क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें इंटरेस्ट हमारा शुरुआत में इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि कॉन्जुगेशन है क्या। कोई डेफिनेशन तो दी नहीं गई है, बस कुछ चलिए मैं आपको भी बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट या इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या है ये? इसके लिए पहले आप रिक्वायर्ड कंडीशंस लिख लें 2 लाइन में। रिक्वायर्ड कंडीशंस में फर्स्ट लिखिएगा सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड। तो एक तो सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब सिस्टम में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड। हमने यहां पर कॉन्जुगेशन लिखा है, तो आपको क्या लिखना है? सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड। और नंबर 2, सिस्टम शुड बी प्लेनर होना चाहिए। तो ये 2 रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं इसकी। अब इनको हम पढ़ेंगे कि कब सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड कहते हैं। एक्चुअली कॉन्जुगेटेड कब कहेंगे, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी कि हम वर्ड्स में 3-4 लाइन बता दें और उनको आप चेक कर लें और आपको उसकी आइडेंटिफाई आप ऐसे कर लें। कोई डेफिनेशन नहीं है। हम कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे कि अगर ऐसा ऐसा है यहाँ पे, तो ऐसे केस में सिस्टम कॉन्जुगेटेड होता है। अब कॉन्जुगेटेड क्यों कहते हैं वो आपको तब पता लगेगा जब हम उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। वैसे कॉन्जुगेशन का मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ साथ। तो क्या साथ साथ होता है और क्यों उसको हम साथ साथ कहते हैं, वो धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। तो सिस्टम कब कॉन्जुगेटेड होता है? नंबर 1, when double and single bonds are present alternatively। जब डबल और सिंगल ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कम से कम 2 डबल बॉन्ड तो होंगे ही इस केस में, पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होते हैं। एग्जाम्पल आप देखिएगा बेटा, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पे देखिएगा डबल सिंगल डबल। तो यहां पर जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कैसे मौजूद हैं? ऑल्टरनेटिवली मौजूद हैं। तो यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले और ये वाले हैं, ये कॉन्जुगेशन में हैं। कैसे हैं कॉन्जुगेशन में, वो बाद में समझ में आएगा। अभी आप मान के चलिए कि ये कॉन्जुगेशन में है। और एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ के लेने चाहें, सिस्टम को और बड़ा कर सकते हैं। या हमने बेंजीन रिंग का एग्जाम्पल लिया। बेंजीन रिंग में भी क्या होता है, हर कॉर्नर पे ये कार्बन होता है, कार्बन कार्बन, और हर कार्बन के साथ अटैच होता है एक हाइड्रोजन, इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इन कॉन्जुगेशन। एक तो ये, इसको याद रखेंगे। सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड और फिर ये सिंगल, ये n टाइम्स तक चल सकते हैं। n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। थ्योरेटिकली देने का प्रयास किया है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम यही डेफिनेशन हो इसकी। डबल सिंगल चलता रहे और ये जो सिंगल से यहां पर कोई एटम अटैच हो, अगर यहां पे लिख रहे हैं इफ, इधर लिख रहे हैं बेटा इसके बारे में,
यहां से ये वाला जो है उसको उधर कंटिन्यू करेंगे। इफ दिस एटम का मतलब इस एटम से बात कर रहे हैं। इफ दिस एटम हैज चार्ज, इस पर कोई चार्ज है, या लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो लोन पेयर जो होता है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो ये एटम है इसके पास, इसके ऊपर कोई चार्ज है या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन दिस टर्म is also in conjugation with pi electrons। तो जो भी ये टर्म का मतलब चार्ज, लोन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड हमने यहां पर ले लिया Cl, और Cl के पास ये होते हैं 3 लोन पेयर। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ये n 2 टाइम्स है, यहां पर n की वैल्यू 2 है। डबल सिंगल, सिंगल से अटैच एटम, और जो एटम अटैच है उसके पास हैं लोन पेयर। तो जो एक लोन पेयर हम मान के चलेंगे वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। और एग्जाम्पल आप ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, और ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो डबल सिंगल और ये फ्री रेडिकल, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डबल सिंगल से जो एटम अटैच है उस पर क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कैसा होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, डबल सिंगल से अटैच है O, और O पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो डबल सिंगल और सिंगल से जो एटम अटैच है उस पर चार्ज है नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी चार्ज होगा वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। तो एक तो ये हो गया बेटा, 2 चीजें ये लिखा दी। तीसरा देखिएगा, यहां से लिख रहे हैं, हमने बनाया बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ये यहां पर कोई एटम अटैच है, इस एटम को फिलहाल कहा जाता है की एटम। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया गया है, लेकिन इसको बोलते हैं की एटम। तो ये जो की एटम है, फिर से इसके बारे में वही बात है, इफ दिस एटम हैज क्या, चार्ज, वही 3 टर्म आएंगे, या लोन पेयर या अनशेयर्ड। लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर एक ही बात होती है, अनपेयर्ड कर लें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट इज इन कॉन्जुगेशन with pi electrons of benzene ring। तो बेंजीन रिंग से जो अटैच है एटम, उसको हमने नाम दिया की एटम। अगर इस एटम पर कोई चार्ज है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, मतलब टुगेदर विद। तो देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल्स जरूर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स में ये हमने बेंजीन रिंग ली, इसको ऐसे सर्कल से भी दिखा देते हैं तीनों बॉन्ड्स को। यहाँ पर CH2 मान लिया, और इस पर ये हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ बेंजीन रिंग वाले, इनके साथ कॉन्जुगेशन में होगा। हम और कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो लोन पेयर हैं O के पास, एक लोन पेयर ये कॉन्जुगेशन में माना जाएगा। या यहाँ पर
कोई चार्ज है, जैसे O नेगेटिव है, तो ये चार्ज का मतलब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नेगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से इसने लिया है और एक अपना खुद का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रन करते हैं, तो ये कॉन्जुगेशन में है। फ्री मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, वो भी कॉन्जुगेशन में होगा। तो अगर इस बेसिस पे हम देखें कि कॉन्जुगेशन कितने टाइप का हो सकता है, कौन कौन कॉन्जुगेशन में हो सकता है, तो यहां के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन बनते हैं वो बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तो बन जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई पाई कॉन्जुगेशन, जैसे यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉन्जुगेशन है। दूसरा हम ले सकते हैं पाई और नेगेटिव चार्ज के बीच में। तीसरा हम ले सकते हैं पाई और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। फोर्थ हम ले सकते हैं पाई और लोन पेयर, जिसे हम लोग अनशेयर्ड कहते हैं। एक फिफ्थ और है पाई और अनपेयर्ड के बीच में, ये भी एक पॉसिबल है। एक सिक्स्थ होता है, एग्जाम्पल पड़ेगा तब आपको समझाएंगे, इसमें लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक कॉन्जुगेशन होता है। सेवंथ एक और कॉन्जुगेशन बनेगा, हम ले सकते हैं जैसे कि पाई होगा या लोन पेयर होगा, ये कॉन्जुगेशन में होगा विद एम्प्टी ऑर्बिटल, ये भी एक एग्जाम्पल आएगा, हम आपको बताएंगे। वैसे भी शायद ये मेसोमेरिक इफेक्ट एक लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाएगा अगर इसको हम ठीक से समझना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ा बड़ा लेक्चर बन जाए, अगर 1 घंटे का बन जाए उसमें ख़त्म हो जाए, तो प्रयास रहेगा कि ख़त्म कर लें एक साथ ही। फिलहाल क्या है बेटा, ये जो आपने पढ़ा ये पहला पॉइंट है कि मेसोमेरिक इफेक्ट की जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उसमें पहली कंडीशन होती है कि सिस्टम इस टाइप का हो। इस टाइप के सिस्टम्स को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स कहते हैं। अभी आप इतना याद रखिए, कॉन्जुगेटेड क्यों कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी जस्ट बिल्कुल अभी बात करेंगे। तो इसको रब करते हैं और बात करते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। हाँ बेटा, अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट हम एक सिस्टम बना रहे हैं CH2 सिस्टम है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर चार्ज है नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल और यहाँ पर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो ये तो क्लियर हो गया कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में हैं और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ नेगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाइए या फिर इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। तो बेटा हाँ, ये था कि अगर कोई भी स्पीसीज चार्ज्ड होती है तो वो अनस्टेबल होती है, ऐसा हमने आपको बताया था। यहाँ भी स्पीसीज चार्ज्ड है, अनस्टेबल तो है ही है, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। एक जनरल सा नेगेटिव चार्ज जो कॉन्जुगेशन में नहीं है और एक वो नेगेटिव चार्ज, जैसे ये वाला अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें इस तरीके से, यहाँ हमने ले लिया CH3 और CH2 और ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव चार्ज है और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। ये बहुत कम स्टेबल है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जबकि दोनों बारी चार्ज किस पे है, कार्बन पे ही है नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सेम है एटम्स की, उसके बाद भी वो ये वाला बहुत स्टेबल है, ये कम स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है। तो होता क्या है, अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, जिस टर्म यानी पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, जिसकी भी हम बात करते हैं, अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो उस सिस्टम में डीलोकलाइज करता रहता है, मतलब एक जगह पर फिक्स नहीं होता है, वो पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज करता है। कैसे डीलोकलाइज करेगा ये हम आपको बताते हैं। आप ऐसे मान के चलिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3,
ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। एक तो अपना खुद का, ऐसे आप देखो C, ये H बॉन्ड था, बाकी ये न्यूट्रल था। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे कार्बन के पास, तभी तो C पे नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आने और H पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, मतलब एक तो अपना खुद का था जिसकी वजह से चार्ज नहीं आया, और एक हाइड्रोजन का था जिसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आया। बट हैं दो इलेक्ट्रॉन जो कि अभी मौजूद हैं, जो बॉन्डिंग में फंसे हुए नहीं हैं, जो फ्री हैं, अभी बॉन्ड बना सकते हैं, बॉन्डिंग बनाने के लिए फ्री हैं। तो कैसे होता है, 1 और 2, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहां रखा जाता है हमेशा बॉन्ड की फॉर्म में। जैसे यहां पर बॉन्ड की फॉर्म में रखोगे ये बॉन्ड बन जाएगा, और जब ये बॉन्ड बनेगा तो क्या दिक्कत आएगी, जब ये बॉन्ड बनेगा तो इस केस में इस कार्बन का सोचो, दो बॉन्ड इधर हो गए और बनते ही दो इधर हो जाएंगे, 4, और एक ये इस हाइड्रोजन के साथ होगा, तो कितने हो गए टोटल, 5 बॉन्ड हो गए, और 5 बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 होते नहीं हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले, ये इस वाले कार्बन के पास चले जाते हैं। 1 और 2 के बीच बॉन्ड बनेगा, 2 और 3 का बॉन्ड टूटेगा, और जो 1 पे था वो कहां चला जाएगा, 3 पे। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर निकल के आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड ये हो जाएगा यहां पर CH2। ध्यान दीजिएगा, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये हम बॉन्ड की फॉर्म में रखे जाएंगे, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 1, 2, 3 के बीच ही होता है जो भी होता है। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। ये यहां पर बॉन्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे। तो इस तरीके से CH2 यहां नेगेटिव आ गया, CH डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। ऐसे करके दिखाते हैं। जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वहां पे ये ब्रैकेट दिखाते हैं, पहला वाला स्ट्रक्चर है वहां पर ये ब्रैकेट दिखाते हैं। आप सीधे सीधे भी जा सकते थे, दो स्ट्रक्चर्स के बीच में ये डबल हेडेड एरो दिखाते हैं, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें भी कन्वर्ट होता है, ये इसमें हुआ, ये इसमें भी होता है। फिर ऐसे करके क्या होता है, ये आपस में स्ट्रक्चर्स क्या करते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज ना तो यहां रुका, ना यहां रुका, ना ही यहां रुका, वो क्या हुआ, यहां पे और यहां पे, इन कार्बन्स के बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इस तरीके से क्या होता है, डीलोकलाइज हो जाता है। और ये जो डीलोकलाइज होता है, इस डीलोकलाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस नहीं कहेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, ये टर्म यूज होते हैं। अच्छा, ये बात भी पक्की है। अच्छा, मीजोमेरिक इफेक्ट से हट करके जरा एक दूसरी प्रोसेस के बारे में सोचिए। कई बार ये देखा गया, जैसे बेंजीन की अगर हम बात करें, तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है जो कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाता है। तो क्या किया गया, डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज करके एक दूसरा स्ट्रक्चर ले लिया गया, ये वाला। ये भी सारी प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाता है। वो बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे अगर हम ये 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब मेजर किया गया तो कोई भी बॉन्ड डबल और कोई भी बॉन्ड सिंगल नहीं देखा गया, डबल और सिंगल के बीच का देखा गया बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे। तो होता क्या ना, जब किसी एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी, मीजोमेरिक इफेक्ट से अलग सोच रहे हैं हम, जब किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए जाते हैं। उन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और उस फिनोमिना को, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स रखने की फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म। अगर मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है तो यह बात पक्की है कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे ही बनेंगे। इसका मतलब जहां जहां मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट होगा वहां वहां मीजोमेरिज्म या रेजोनेंस भी होगा। हालांकि मीजोमेरिज्म या रेजोनेंस होने के और भी तरीके हैं, मतलब एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि मीजोमेरिक इफेक्ट ही हो, कुछ और तरीके भी हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, आई.एल. फिनार है, मॉरिसन वाइड है, उनमें दिए गए हैं कि एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स किसी और तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट की जरूरत नहीं होती है वहां पे।
तो लेकिन जहां जहां मीजोमेरिक इफेक्ट होगा वहां पर मीजोमेरिज्म भी होगा, यानी जहां जहां रेजोनेंस इफेक्ट होगा वहां रेजोनेंस भी होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कहीं पे रेजोनेंस हुआ है तो मीजोमेरिक इफेक्ट से ही हुआ हो, वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स किसी और मेथड से भी हो सकते हैं। तो फिलहाल समझिएगा हुआ क्या, आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए होंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के लिए आपको बताया, एक तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो, दूसरा प्लेनर हो। सिस्टम को कब हम कॉन्जुगेटेड या टुगेदर कहते हैं वो हमने आपको लिखाए थे, 3 पॉइंट्स लिखाए थे, कब कब सिस्टम कॉन्जुगेटेड माना जाता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी टर्म्स कॉन्जुगेशन में होते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन या चार्ज या लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, राइट। ये होता है, ये जो हो रहा है। तो अब आपके समझ में आया होगा कि हमने इसे टुगेदर क्यों कहा था, क्योंकि ये पूरे सिस्टम में साथ साथ घूमते रहते हैं। आप ऐसा भी मान के चलिए नेगेटिव चार्ज है, इट इज द कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी, मतलब ये स्टेबल नहीं होने दे रहा है सिस्टम को, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इस पर कोई अटैक कर देगा। इस पर कोई अटैक करने आया, कौन अटैक करने आएगा? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने आया। इसने पड़ोस वाले कार्बन से कहा हमें बचाइए, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। इसने कहा भाई क्यों अटैक हो रहा है तेरे ऊपर? तो इसने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इसने बोला ठीक है तू मुझे दे दे। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, और इसने क्या किया, इधर की तरफ पास कर दिए। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया, उसको नेगेटिव चार्ज मिला ही नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल ने देखा यहां पे हुआ तो यहां पे अटैक करने गया, तो यहां से यहां चला गया, यहां आ गया, यहां से फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे जाके यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज या पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज करते रहेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस पर अटैक नहीं किया जा सकता, अटैक किया जा सकता है, बट इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, जो जनरल नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे बनाया था, उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पूरे सिस्टम में जब डीलोकलाइज कर जाता है, तो डीलोकलाइज करने से एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसकी जो डेंसिटी होगी वो घट जाएगी, और चार्ज की डेंसिटी घटेगी, तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज को कैसे डीलोकलाइज कराते हैं। अब थोड़ा सा हम और चीजें भी ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ले लेते हैं, लोन पेयर को ले लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। कैसे डीलोकलाइज कराएंगे वो आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आते हैं। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये मान लो लोन पेयर है बेटा, तो लोन पेयर में क्या होगा, बिल्कुल जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज की तरह ही, वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, ये भी इलेक्ट्रॉन है। इनको ऐसे आप ट्रीट करो इस तरीके से, और ये यहां पहुंच जाएगा। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा उस पर ध्यान दीजिएगा, वो स्ट्रक्चर होगा CH2, यहां नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये आ गए, CH ये बन जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा OH। यहां पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पहले अच्छा नेगेटिव था तो न्यूट्रल हो गया था, और इस बार न्यूट्रल है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और एग्जांपल देखिए, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा अलग हटके होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये समझ में आ गया होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये रेजोनेंस में है। यहां बस एक बार ये एक एरो दिखाना पड़ता है। देखना, ये बॉन्ड जब टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका गया और एक इसका चला गया। इलेक्ट्रॉन, अभी हम केवल एटम्स को दिखाते हैं, CH2 CH CH2। जब जब बॉन्ड टूटा तो एक इसका गया, एक इसका गया, इसका गया, इसलिए इस पर तो आ गया पॉजिटिव, एक बॉन्ड रह गया यहां पे, और ये बॉन्ड बिल्कुल एज सच यहां पे बन जाता, एक तो था पहले, एक और बन गया। तो इस कार्बन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इधर से बॉन्ड टूटा तो इधर से क्या हुआ, बन गया, इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ गया। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन दिखाना होता है तो उस केस में केवल एक ही एरो दिखाना पड़ता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का देख लीजिए, अगर अनपेयर्ड में दिखाना पड़े, है वही 1 2 3, 1 और 2 के बीच बॉन्ड बनेगा, 2 और 3 का बॉन्ड टूटेगा, 1 से 3 पे पहुंच जाएगा जो भी जाना है। एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हमने लिया यहां पर CH2, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। अनपेयर्ड वाले केस में थोड़ा लोचा है, ये आधा एरो दिखाया जाएगा ऐसे। जो एरो होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ चलता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो हमने इलेक्ट्रॉन की तरफ दिखाया,
ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की तरफ दिखाया। अच्छा, यहां पर हमने ऐसे नहीं दिखाया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो यहां से जा रहे हैं ना ऐसे करके, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले केस में इलेक्ट्रॉन पाई वाले जाते हैं तो ये ऐसे दिखाया गया। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, आधा एरो दिखाया जाएगा, एक ये कार्बन लेकर के यहां पर कंट्रीब्यूट करेगा ऐसे आधा और ये भी रखेगा, तो यहां ये बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH, ये गलत हो गया, डबल बॉन्ड कहां बना, यहां बन गया, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इस तरीके से दिखाते हैं। बेसिकली होता क्या है बेटा ना, जो हम लोग ये स्ट्रक्चर्स जो बना रहे हैं, अभी हमने लिखाया नहीं आपको, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट होता है, अभी सब आपको लिखाएंगे, और इनको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जिनके अंदर रह करके काम करना पड़ता है। तो पहले हम आपको रूल्स लिखाते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपको बनाएंगे, फिर से बताते हैं एक बारी। तो बेटा लिखिएगा, पहले तो लिख लेते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थ्रू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। बताया था आपको, ये जो सब हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। यहीं पे आपको बता दें कि हमने एक दूसरा पॉइंट लिखाया था, सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने की वजह यही थी क्योंकि पाई बॉन्ड बनते थे, टूटते थे, और पाई बॉन्ड नए तभी बन पाएंगे जब प्लेन में होंगे ऑर्बिटल्स, तो प्लेनर तो होना ही चाहिए, उसको एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आपको लिखाया मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म क्या है, नई लाइन से लिखिएगा। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, कॉमा लगा के, मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन, कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एंड दिस फिनोमिना इज रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, लिखेंगे नई लाइन से। ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट more than one structures of a compound are formed. Hence, if there is mesomeric effect, then there is mesomerism, right? लेकिन इसका रिवर्स मतलब जरूरी नहीं है, रिवर्स इज नॉट ट्रू। जरूरी नहीं कि जहां मेसोमेरिज्म हो वहां मेसोमेरिक इफेक्ट हो ही, जहां रेजोनेंस हो वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट हो ही। तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, डालिए हेडिंग, रूल्स टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने के कुछ कायदे हैं, नियम और कायदे हैं, वो लिख लीजिए। पहला लिखिएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिस्प्लेस्ड, मूवमेंट ऑफ एटम्स इज नॉट अलाउड। जहां भी हम मूव करेंगे वो केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कभी भी एटम्स की मूवमेंट अलाउड नहीं है। मूवमेंट ऑफ एटम्स इज नॉट अलाउड, ये बात हो गई। दूसरी बात, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यही वजह थी कि यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो हमने जो बॉन्ड तोड़ा वो होमोलिटिक मेथड से तोड़ा, सो दैट जो अगला स्ट्रक्चर बने उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए। तीसरा पॉइंट, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स शुड बी टिपिकल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स शुड बी टिपिकल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, दैट इज ऑक्टेट शुड नॉट बी एक्सपेंडेड। बताया था आपको, जैसे ही बॉन्ड बनाओगे वैसे 10 हो जाएंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिए जाते हैं। 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए आखिरी शेल में। ऑक्टेट शुड नॉट बी एक्सपेंडेड। आखिरी पॉइंट लिखिएगा,
for more stability of canonical structure sorry, for more stability of canonical structure, negative charge should be present on more electronegative atom and positive charge should be present on less electronegative atom। ये कुछ रूल्स होते हैं और उसके बाद आप इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करिएगा। कुछ और स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो स्ट्रक्चर्स आप देख लें जो कि बेंजीन रिंग से रिलेटेड हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, ये बेंजीन, पहली बात तो एक चीज नोट कर लो, आपको पता होगी, अगर नहीं पता है, ये बेंजीन रिंग है। आपको पता होगा हर कॉर्नर पे कार्बन 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 CH 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 होता है, ये डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिवली। यहां पर एक ग्रुप हमने अटैच कराया, जो भी ग्रुप या एटम अटैच है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, और ये भी होती है जस्ट बराबर वाली, ये भी होती है ऑर्थो पोजीशन। इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को भी क्या बोलेंगे, मेटा। और ये पोजीशन होती है पैरा। ठीक है, एक पोजीशन होती है पैरा, दो ऑर्थो और दो मेटा। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मतलब ये CH 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 होता है, H हटा के हमने क्या किया, एक ग्रुप यहां पे ले आए थे, बस ध्यान देना। डीलोकेलाइजेशन दिखाते हैं आपको। यहां पर हमने OH ले लिया, मतलब ये लोन पेयर डीलोकेलाइज करेगा। तो ये तो नेगेटिव चार्ज की तरह या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, ये यहां रखा जाएगा, 1 2 और ये 3 हो गया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां रखे जाएंगे। तो इस तरीके से जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो हम ये स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं, 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, चारों को हम बना लेते हैं, बाद में आपको दिखा देंगे। देखो बेटा ध्यान देना, जब ये यहां पर बना तो ये तो बॉन्ड आ गया, पहले O था न्यूट्रल, अब चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। ये यहां दिखाया जाएगा डबल हेडेड एरो, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अब ये 1 2 3, ये वाला यहां पर बॉन्ड की फॉर्म में, और ये यहां पर, तो ऊपर से लेकर के चलें तो ये पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये फिर ये ऐसे रखेंगे बॉन्ड की फॉर्म में, ये यहां जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड आ गया, और यहां पे चार्ज हो गया नेगेटिव। ये 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। नेगेटिव जो भी है, एक बार तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था वो की एटम पे था, फिर कहां पहुंचा, ऑर्थो, फिर कहां, पैरा, फिर अगेन कहां पहुंचा, ऑर्थो। ध्यान रखिए, जो चार्ज वगैरह होता है या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जो भी जाता है, वो बेंजीन रिंग में जब एंटर करेगा तो पहले ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं जाता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट 4 रिंग बनाएंगे अभी हम, पहले CH2 नेगेटिव है, दूसरी रिंग बना लेते हैं, थर्ड रिंग। देखो फॉर ईच बेंजीन रिंग 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ऑर्थो वाला, एक पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला, और एक ये खुद होता है जो की एटम वाला होता है। देखो बेटा, ये यहां पर रखा जाएगा बॉन्ड की फॉर्म में, ये ऐसे करके, तो चार्ज कहां आएगा, यहां, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां का चार्ज खत्म, ये ऐसे रहेगा। फिर ये इसको हम ऐसे रखेंगे, ये यहां पर ऑर्थो पे आया नेगेटिव, अब कहां आएगा, पैरा पे, नेगेटिव ऐसे करके, फिर ये यहां पे, फिर ये यहां पे, इस तरीके से ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया। तो स्ट्रक्चर्स कितने बन गए, 4।
इसके बाद फिर क्या होगा, ये ऐसे यहाँ आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो फर्स्ट वाला ही बन जाएगा। फिर से वो जो चार्ज आएगा वो किस पे पहुंच जाएगा, ये ऐसे रखोगे यहाँ पे, और फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे, तो वो फर्स्ट और लास्ट जो आप बनाओगे जाकर के वो सेम होंगे। तो 1 फॉर की एटम एंड 3 फॉर ईच बेंजीन रिंग। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये डबल हेडेड एरो लगाना भूल गए यहाँ पे, इस तरीके से। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, चलो तब देख लो कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव चार्ज में एक ही एरो दिखाना होता है। सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कराएंगे इस तरीके से, तो एक ही एरो दिखाना पड़ता है। ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा, नेक्स्ट में ये एरो ऐसे घुमाएंगे, ये पॉजिटिव, CH2, ये यहां पर पॉजिटिव। इस तरीके से ये 4 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो बेटा सही तरीका तो ये है कि आप केवल देखें इनको और खुद कॉपी पे ड्रॉ करें और उसके बाद यहां से चेक करें। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट में भी जो ग्रुप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक +m और एक -m, या +r और -r कहते हैं। उनको हम लोग पढ़ेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इनको, किस तरीके से, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हाँ, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं एक से ज़्यादा, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के क्या रूल्स हैं, तो ये नेक्स्ट लेक्चर, यानी मतलब जो एक और लेक्चर आएगा उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। दोनों ही आपको देखने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के आपको ये समझ में आ पाएगा कि मीजोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली है क्या, क्योंकि इसको फील करने में बहुत टाइम लगता है, इसकी फीलिंग बहुत लेट आ पाती है। कई बार जब पढ़ो तब फीलिंग इसकी आ पाती है। तो बेटा देखते रहिए, केमिस्ट्री एंजॉय करते रहिए मेरे साथ। प्रमोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।